तो सॉलिड स्टेट में पहले लिख लेते हैं सॉलिड किसको बोलते हैं। तो सॉलिड के बीच में मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, लिख लो, force of attraction between two molecules is very strong. Force of attraction between two molecules is very strong, and molecules are closer to each other, and molecules are closer to each other, and molecules are closer to each other. ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, अच्छे से इसमें इमेजिनेशन है, इसलिए पहले बता रहा हूं, आसान है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन में पूछेगा कि एक लैटिस को लैटिस में बने रहना, सॉरी एक सॉलिड को सॉलिड में बने रहना है, तो उसका थर्मल एनर्जी से और लैटिस एनर्जी से क्या कनेक्ट कर सकते हैं हम चाहते हैं कि हीट करे और वो सॉलिड मेल्ट ना हो, इसका मतलब लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, तो वो सॉलिड के सॉलिड में बना रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ए सॉलिड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, a solid exists in solid state, a solid exists in solid state if lattice energy will be greater than thermal energy. Lattice energy is greater than thermal energy. अब इससे पहले कि और कुछ सॉलिड स्टेट के बारे में बताएं, अब डायरेक्ट हम टाइप पे आते हैं। तो टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड कितने टाइप का होता है, कौन कौन, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड। पहला लिखना क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। दो टाइप के सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब एक कॉलम बना लो, एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख लेना और एक तरफ एमॉर्फस सॉलिड लिखना। एक कॉलम बनाओ, एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखना और एक तरफ एमॉर्फस सॉलिड। वॉल्यूम लाइक क्या देना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक तरफ लिखना एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन में लिखना पहला पॉइंट, इधर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना और यहां लिखना शेप। तो क्रिस्टलाइन में पहला लिखना डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप, डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप। और एमॉर्फस में लिखना इरेगुलर शेप, एमॉर्फस में लिखना इरेगुलर शेप। थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप का मतलब क्या होता है। अब देख, ऐसा नॉर्मल दिमाग में लेके चलना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होता है और एमॉर्फस ये सॉफ्ट होता है, जैसे ये सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये इरेजर है या प्लास्टिक है या पेपर है, ये सॉलिड है लेकिन ये ट्रू सॉलिड नहीं है, ये इसको सूडो सॉलिड बोलते हैं। तो एक सॉलिड हार्ड होता है, एक सॉलिड सॉफ्ट होता है, उसका रीजन ये है
अब सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में अरेंज होते हैं, तो इसमें सर्च करके देखा गया है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं उनके बीच में एक रेगुलर ज्योमेट्री निकल के आता, मतलब जो ये एटम प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके बीच में एक रेगुलर ज्योमेट्री निकल के आता है। अब इस मान लो इसमें एक रेगुलर ज्योमेट्री निकल गया क्यूब, तो एक क्यूब बार बार रिपीट होगा, यही सब आगे पढ़ना है। अब इसके अंदर क्यूब, अब इसमें क्या होता है, ये इरेगुलर में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास तो होते हैं लेकिन इनमें जो कोई एक शेप नहीं निकल के आता है। अब जैसे तुम बैठे तो यहां स्क्वायर बन गया, यहां स्क्वायर बन गया, यहां स्क्वायर बन गया, वहां स्क्वायर बन गया, और तुम इधर उधर अगर बैठोगे तो बैठो तो एक दूसरे के पास नहीं, बट उसमें कोई नया शेप नहीं निकलेगा, जिसको आगे चलकर हम यूनिट सेल के नाम देंगे। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है कि इसमें एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, एफसीसी, बीसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक से, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, नहीं हाँ केमिकल बॉन्डिंग में NaCl में, NaCl और CaCl जब बताया था उसमें बोला था कि आगे 12th में आएगा, तो उसमें एटम कहां कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, फेस पे, तो इसमें क्यूब निकल के आता है, वो क्यूब बार बार रिपीट होता है, इसमें क्यूब नहीं निकल के आएगा, इसमें कोई शेप नहीं आता। ठीक है, इसीलिए आगे चलकर हम केवल क्रिस्टलाइन के बारे में स्टडी करेंगे, एमॉर्फस रह जाएगा इधर ही। इसीलिए बोल रहा है क्या ये कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप, इसमें एक ज्योमेट्रिकल शेप है, क्यूबिकल है, टेट्राहेड्रल होगा, अभी आगे शेप लिखवाएंगे कौन कौन सा शेप है इसके अंदर। नेक्स्ट लिखना सेकेंड में कंडीशन फॉर फॉर्मेशन, इधर लिखना कंडीशन फॉर फॉर्मेशन, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन। तो इसमें लिखना स्लो कूलिंग, स्लो कूलिंग, स्लो कूलिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द लिक्विड, स्लो कूलिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द लिक्विड, स्लो कूलिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द लिक्विड। इधर लिखना रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग विथ curing of disturbance, CHURING। अब इसका मतलब ये हुआ, अब जैसे मान लो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं ग्लास, तो जो ये ग्लास बनता है इसको अगर मेल्टिंग होता, मेल्ट हो जाता है ये जब, और मेल्ट होकर जब इसको कूलिंग किया जाता है, सॉलिड में लाया जाता है, तो ये तुरंत कूल हो जाता है, मतलब तुरंत शेप में आ जाता है। लेकिन जो ये सॉलिड है वो अगर आयरन को मेल्ट कर देते हम, ठीक है, तो आयरन जल्दी से कूलिंग नहीं होगा, उसमें जल्दी से सॉलिड फेज में नहीं आ जाता वो। तो ग्लास इज ए टाइप ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, रबर इज ए टाइप ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, वुड इज ए टाइप ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, प्लास्टिक इज ए टाइप ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। बाकी जितने भी हाइट दिख रहे हैं सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, आयरन, कॉपर, जिंक, सारे वो क्रिस्टलाइन होंगे। तो इसमें स्लो कूलिंग होता है, यानी लिक्विड से जब ये सॉलिड में आता है तो स्लो कूलिंग होता है, और इसमें रैपिड कूलिंग होता है, इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड इसको बोला जाता है। तो लिख लेना स्मॉल ब्रैकेट में सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। और ऐसा भी देखा गया है कि जैसे ग्लास है, अगर ग्लास को बहुत धीरे धीरे अगर कूलिंग किया जाता है, तो मान लो ग्लास अभी लिक्विड फेज में है, इसको हम कूलिंग कर रहे थे, रैपिड कूलिंग हो जाता है और मॉलिक्यूल्स इधर उधर जमने लगते हैं, कोई इसमें रेगुलर शेप नहीं आता है। अगर इसको धीरे धीरे कूलिंग किया जाए ना तो ये भी क्रिस्टलाइन बन जाएगा, मतलब क्रिस्टलाइन बनने का मतलब ये नहीं कि हार्ड हो जाएगा, मतलब उसमें एक रेगुलर पैटर्न आ जाएगा,
यानी क्यूब 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 बार बार रिपीट हो जाएगा, क्यूब क्यूब। अब जैसे ये रूम है, अब ये रूम क्यूब है, ठीक है, इसके बगल वाला भी रूम क्यूब, साइड वाला भी रूम जो क्यूब है, इधर भी रूम क्यूब है, इधर भी रूम क्यूब है, ऊपर भी क्यूब, नीचे भी क्यूब, हर जगह क्यूब ही क्यूब है। तो ऐसा शेप को हम रेगुलर बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ एक क्यूब बना हुआ है तो वहां जो घर बन गया वो ट्रायंगल शेप में आ गया, तो वो रेगुलर नहीं बोलेंगे हम। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर ही होगा, यहाँ भी स्क्वायर, हर जगह 3D में पूरा का पूरा स्क्वायर ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक स्क्वायर बन गया तो उसके अगला रूम ट्रायंगल हो गया, फिर रेक्टेंगल बन गया, फिर स्क्वायर बन गया, ऐसा ये इरेगुलर पैटर्न माना जाएगा। और यही इरेगुलर पैटर्न एमॉर्फस में होता है। और यही चल कर आगे पढ़ना कि कौन सा शेप निकल के आता है इसमें क्रिस्टलाइन में। तो इसमें रैपिड कूलिंग होता है, रैपिड कूलिंग की वजह से ये इरेगुलर पैटर्न हो जाता है, इसलिए सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। और ऐसा ये भी बोला जाता है कि अगर इसको धीरे धीरे कूल्ड किया जाए तो ये भी एक रेगुलर पैटर्न में हो जाएगा। रेगुलर पैटर्न मतलब हार्ड नहीं हो जाएगा, ग्लास सॉफ्ट मतलब टूटेगा तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, बट उसमें रेगुलर पैटर्न होगा। तीसरा पॉइंट लिखना, मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन में लिखना मेल्ट एट शार्प, मेल्ट एट ए शार्प, मेल्ट एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर। और इधर लिखना ग्रेजुअली सॉफ्टेन ओवर, gradually soften over a range of temperature, a range of temperature। इसका मीनिंग समझ लो क्या ये, इसका शार्प टेम्परेचर होता है और इसका शार्प टेम्परेचर नहीं होता। मतलब अब जैसे वाटर को बॉयल करना होता है, तो जब वाटर को हम बॉयल करते हैं तो क्या बोलते हैं कि 90 से लेके 120 तक वो बॉयल होगा। हम एक ही नाम देते हैं, 100 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा। यानी हम जब एक उसका मेल्टिंग पॉइंट जब बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं तो शार्प हो गया, मतलब उस टेम्परेचर पर उसको बॉयल होना है। लेकिन अगर हम बोले कि नहीं ये जो लिक्विड है वो 50 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक किसी भी रेंज में बॉयल हो सकता है, तो रेंज हो गया। अब जैसे मान लो तुम ट्रेवल कर रहे हो कहीं पे, और जैसे किसी ने पूछा कि ये जो प्लेस है कब आएगा, तो बोलते बोलते सामने वाला बोला कि आ गया, तो वो उसको शार्प हुआ, मतलब जैसे बोला वो आ गया। अब मान लो किसी ने बोला कि ये प्लेस कब आएगा, तो बोलेगा 1 घंटा और लगेगा, 2 घंटे लगेगा, उसमें रेंज बता रहा हो। तो एक रेंज है, जैसे कि टेम्परेचर यहां से यहां तक के बीच में वो मेल्ट या बॉयल हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो बोला कि नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टेम्परेचर पर वो बॉयल हो जाएगा तो उसको शार्प बोलेंगे। इसमें मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। आयरन का, कॉपर का, सब फिक्स होता है कितना ही डिग्री पर मेल्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर ग्लास के बारे में बात करें कि ग्लास कितने डिग्री में मेल्ट हो जाएगा, तो हम कोई एक टेम्परेचर का नाम नहीं देंगे, उसमें हम रेंज बोलते हैं। उसमें पूछा नहीं जाएगा कि रेंज कितना कितना है, बस इसमें ध्यान रखना है इसमें रेंज नहीं होता है और इसमें रेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीवेज प्रॉपर्टीज। क्लीवेज, क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्रिस्टलाइन में लिखना क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन में लिखना when cut with a sharp edge tool, when cut with a sharp edge tool, फुल स्टॉप डालो, they split into 2 pieces। when cut with a sharp edge tool, they split into 2 pieces and
newly generated surface and newly generated surface are plane and smooth. Newly generated surface are plane and smooth. एमॉर्फस में लिखना, when cut with a sharp edge tool, when cut with a sharp edge tool, they cut into two pieces, they cut into two pieces with irregular surface, with irregular surface. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्रिस्टलाइन को हम कट करेंगे तो उसमें शार्प एज निकलेगा, अगर हम ये ग्लास को कट करेंगे तो एक एज जो निकलेगा शार्प नहीं निकलेगा उसमें। तो क्लीवेज मतलब कट करना, ठीक है। अब ये मत सुनना कि बटर या पनीर को हम कट करेंगे तो शार्प एज निकलेगा। बटर एंड पनीर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। तो बटर, पनीर, पेपर, ग्लास, वुड सारे एग्जांपल एमॉर्फस के। नेक्स्ट लिखना हीट ऑफ फ्यूजन, इधर लिखना हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन में लिखना दे हैव डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, they have definite and characteristics heat of fusion, they have definite and characteristics, they have definite and characteristics heat of fusion। और एमॉर्फस में लिख लेना they do not have definite heat of fusion, they do not have definite heat of fusion, they do not have definite heat of fusion। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब समझ में आ गया, और इसमें टेम्परेचर जो है वो फिक्स होता है, तो जो हीट ऑफ फ्यूजन लगेगा उसका मतलब मेल्ट करने में कितना हीट देना पड़ेगा वो हीट फिक्स होता है, इसमें फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट लिखना एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन में लिखना एन आइसोट्रॉपी इन नेचर, एन आइसोट्रॉपी इन नेचर, एन आइसोट्रॉपी इन नेचर। और इसमें लिखना आइसोट्रॉपी इन नेचर, आइसोट्रॉपी इन नेचर, आइसोट्रॉपी इन नेचर, ठीक है। अब देखो इसमें वॉल्यूम में तो उसका बना के स्ट्रक्चर दिया नहीं, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। अब पहले मीनिंग समझ लो, एन आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है। सिंपल से इसका मीनिंग ये होता है कि तुम अगर यहां खड़े हो और कोई सॉलिड तुम ले लिए, ठीक है, अगर तुम लेफ्ट टू राइट इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो भी इसमें देख रहे हो कि जो हीट का फ्लो है, कंडक्शन है वो, और टॉप टू बॉटम अगर तुम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो तो इधर जितना हीट का फ्लो है उतना ही हीट का फ्लो इधर भी है। तुम अगर डायगोनली देख रहे हो या किसी डायरेक्शन में देख रहे हो तो तुम्हें इस चीज का ऑब्जर्व हो रहा है कि चाहे हम इस डायरेक्शन में जाए, चाहे हम इस डायरेक्शन में जाए, चाहे इस डायरेक्शन में जाए, कहीं भी जाए तो उसका प्रॉपर्टीज एक जैसा दिख रहा है। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इधर गए तो हीट फ्लो हो रहा है जिस रेट से, उसी रेट से हीट इधर भी फ्लो हो रहा है, और उसी रेट से हीट इधर भी फ्लो हो रहा है, और उसी रेट से हीट इधर भी फ्लो हो रहा है।
ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ओ अगर सेम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज दिखाता है उसको हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। अगर इधर गए तो ऐसा मान सकते हो प्रॉपर्टी मतलब ये मटेरियल में कोई भी प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट भी ले लो, इधर अगर तुम मूव कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन इधर मूव कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट उससे कम दिखा रहा है। अब तुम सोचोगे ऐसा भी सॉलिड होता है क्या? तुम्हें ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में हम देखते हैं क्या हो रहा है। एक एग्जांपल है कि मैं समझा रहा हूं ग्रेफाइट में क्या होता है। ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम होता है वो हेक्सागोनल होता है ना, ये ऐसे अटैच होता है। तो ग्रेफाइट देख के तुम्हें क्या लग रहा है, किस टाइप का ये सॉलिड होगा? ग्रेफाइट देख के क्या लग रहा है, किस टाइप का सॉलिड होगा ये? क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस? अब सॉफ्ट देख के मत बोल देना कि ये ग्रेफाइट तो सॉफ्ट होता है इसलिए ये एमॉर्फस होगा, नहीं। इसमें जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो एक रेगुलर वे में प्रेजेंट होते हैं, हेक्सागोनल में, और ये लेयर होता है, बीच में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कौन सा फोर्स लगता है, वैन डर वाल फोर्स लगता है, ठीक है। अब ये जो ग्रेफाइट है वो करंट फ्लो करवाता है कि नहीं करवाता है? करता है, क्योंकि इसके पास जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी हाँ, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन से ये रिस्पॉन्सिबल होता है करंट फ्लो करवाने के लिए। अब तुम मान लो यहां पर खड़े हो गए और करंट फ्लो करवा रहे हो और तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो ज्यादा होगा, क्योंकि बता रहा हूं क्यों ज्यादा होगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, ठीक है, लेकिन इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो कम होगा। क्यों? क्योंकि जब यहां से यहां जाओगे तो बीच में गैप आ रहा है और ये गैप में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे, तो इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलग दिखा और इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलग दिखा, इसीलिए डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखा दी गई, इसीलिए क्या हो गया, आइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन जो होता है वो आयन आइसोट्रोपिक का एग्जाम्पल होता है। समझ में आ गया? अब वही अगर हम बात करें कि इसमें हीट फ्लो, तो हीट फ्लो इधर है, अब हीट कैसे फ्लो होता है? अच्छा, तो इसमें हीट फ्लो नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर हीट फ्लो होगा तो एक कार्बन इसको पास करेगा, ये कार्बन इसको एक कनेक्टिविटी लगा हुआ है, लेकिन इधर हीट फ्लो अच्छा हो पाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ गैप है, इस गैप की वजह से हीट अच्छा फ्लो नहीं होगा, यानी इस डायरेक्शन में अलग करेक्टर दिखा रहा है, इसमें ज्यादा इसमें कम है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज मतलब वही प्रॉपर्टीज अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो इसको बोलते हैं कि वो एन आइसोट्रोपिक है। अगर वो सेम प्रॉपर्टीज दिखाएगा कि इधर भी मेल्टिंग पॉइंट उतना ही है, इधर भी मेल्टिंग पॉइंट उतना ही, इधर भी करंट उतना ही फ्लो, इधर भी करंट उतना ही फ्लो, तो हम उसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक। आइसो मतलब सेम। तो पहले डिफिनेशन अलग से लिख लो, अलग से डिफिनेशन उसमें मत लिखना, अलग से डिफिनेशन लिखो, आइसोट्रोपिक का लिखो, इन डिफरेंट डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टीज विल बी शो, in different direction same properties will be show, in different direction same properties will be show, is called isotropic, is called isotropic। इन डिफरेंट डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी विल को, इधर भी गए तो वैसा ही प्रॉपर्टीज, इधर भी गए तो सेम, इधर भी गए, किसी डायरेक्शन में जाओ सेम प्रॉपर्टीज दिखाएगा, आइसोट्रोपिक बोला जाएगा। और एमॉर्फस आइसोट्रोपिक नेचर का होता है।
इरेगुलर होता है ना, इरेगुलर होने की वजह से एक जैसा हो सब कुछ दिखेगा। इसमें रेगुलर होने की वजह से हो सकता है कहीं गैप आ जाए, कहीं पर वैकेंट स्पेस आ जाए, इसलिए ये इरेगुलर जैसा दिखाता है। इसमें लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, इन डिफरेंट डायरेक्शन, in different direction different properties will be show, in different direction different properties will be show, in different direction different properties will be show is called anisotropic, is called anisotropic। तो क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट इज एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्योंकि इसमें रेगुलर है कि सॉफ्ट और हार्ड के बेसिस पर हम डिफरेंस करेंगे, नहीं, रेगुलर पैटर्न जमा हुआ है। तो जो क्रिस्टलाइन होता है वो आयनाइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। अब ये नहीं कि सब नहीं, समझ में आए ना, यानी कि हर चीज उसमें, हर जितना भी सॉलिड है सबको उसी तरह से देखने लग जाओ कि सर आयरन में कैसे होगा, ये हर सॉलिड नहीं होगा, लेकिन ज्यादा सॉलिड ऐसा ही दिखाएगा। जितना भी एमॉर्फस के जितने भी एग्जाम्पल है सब आइसोट्रॉपिक एग्जाम्पल, सब में रेगुलर होगा। अब ग्लास ले लो, ग्लास से किसी डायरेक्शन में जाओ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम आएगा, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में जाओगे सेम आएगा। नेक्स्ट लिखना, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ, ऑर्डर इधर लिखना, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन में लिखना लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और एमॉर्फस में लिखना शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर और एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो इसमें जो पैटर्न होगा, जैसे ग्रेफाइट ही सोच लो, ग्रेफाइट में ये कनेक्टिविटी बहुत लॉन्ग तक जुड़ा रहेगा, इसमें लॉन्ग तक जुड़ता नहीं है, लॉन्ग तक जुड़ा टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, उसमें हार्डनेस कम आ जाएगा ना। अब ग्लास है तो ग्लास का बहुत बड़ा हम सॉलिड नहीं बना सकते, उसमें जो एटम का जोड़ने का पैटर्न है वो शॉर्ट रेंज में होगा, मतलब एक रेंज तक ही जुड़ेगा, और इसमें लॉन्ग रेंज तक। अब आयरन का हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं उसका सॉलिड, ठीक है। इस लाइन में एग्जांपल लिखना है क्या, कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर लॉन्ग रेंज का मतलब ये हुआ कि जब एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये मॉलिक्यूल्स लॉन्ग रेंज में जुड़ेंगे। लॉन्ग रेंज कहने का मतलब तुम अब आयरन के एटम रख दो और ये कंटिन्यू एक दूसरे से जुड़ता चला जाएगा, मतलब जितना जोड़ना है, मतलब अगर हमें आयरन सॉलिड को बनाना है तो लिक्विड मान लो मेटलर्जी करके लाए, उसको हम माइनिंग करके लाए, माइनिंग करने के बाद मेटलर्जी किए, मेटलर्जी करने के बाद उसमें आयरन हमें क्या मिला, लिक्विड फॉर्म में मिला, उसके बाद उसको सॉलिड बनाना है, तो सॉलिड बनाना है तो जितना लॉन्ग पैटर्न में एक ही साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो अब जैसे ये आयरन का बार होता है, आयरन का बार कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या ग्लास के बार उतने बड़े बड़े हो सकते हैं? इसमें जो होगा अरेंजमेंट, अगर इसमें इरेगुलर होने की वजह से वो ज्यादा लॉन्ग रेंज में अटैचमेंट नहीं हो पाएगा, इसमें अटैचमेंट ज्यादा लॉन्ग रेंज में नहीं हो पाएगा। आए सब कुछ, प्लास्टिक भी ज्यादा लॉन्ग रेंज में कहां होगा,
बना सकते हो, होता तो टूट जाएगा है। हाँ तो इसको बनाना पड़ता तो प्लास्टिक का लॉन्ग रेंज कितना होगा। अब सारे एग्जाम्पल सुटेबल थोड़े बैठेगा, इसमें रेगुलर पैटर्न की वजह से लॉन्ग रेंज होते हैं, इसमें इरेगुलर के पैटर्न की वजह से। अब सारे एग्जाम्पल को देखने लग जाओ उसी में। इसमें लिखना क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जाम्पल में लिखना इसमें कॉपर आयरन, कॉपर आयरन एल्युमिनियम सोडियम, सोडियम लिख लो, सोडियम के बाद NaCl लिखो, NaCl के बाद CaCl लिखो, और भी कई एग्जाम्पल जितने भी सॉलिड है, CaCl जो याद है FCC BCC बताया था, CaCl सीजियम क्लोराइड, CaCl सीजियम क्लोराइड, NaCl सब इसके बारे में पढ़ना भी है। लास्ट में सबके बारे में हमें 1 by 1 पढ़ना है कि कौन कहां पर अरेंज होता है। तो जितने भी मेटल है या जितने आयनिक कंपाउंड है वो सब के सब क्रिस्टलाइन में आएगा। एमॉर्फस में लिखना एग्जांपल पेपर, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, इधर एक और एग्जांपल है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सॉफ्ट होते हुए भी वो क्रिस्टलाइन में आता है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज इज एग्जांपल ऑफ, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज किसको बोलते हैं, सिलिका को ना, जो घड़ी वगैरह में यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर के तौर पे। लिख लो क्रिस्टलाइन में क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज। और भी लिखना है डायमंड, हालांकि आगे लिखवाएंगे डायमंड। आइस किसका एग्जांपल होगा, क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस क्रिस्टलाइन का एग्जांपल। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये हमने पढ़ा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। अब यहां से एमॉर्फस छूट जाएगा, अब हम आगे क्रिस्टलाइन की तरफ पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन, सॉरी ऐसे ही हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो किस किस टाइप का सॉलिड हो सकता है, बॉन्ड, दोनों के बॉन्ड के बेसिस पे बताओ कि दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन के बेसिस पे किस किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है। आयनिक हो सकता है, कोवैलेंट हो सकता है, मेटालिक हो सकता है, आयरन और आयरन के बीच में मेटालिक बॉन्ड लग रहा है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकता है। तो लिख लो क्लासिफिकेशन में पहला लिखना आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। सेकेंड वन इज कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। थर्ड इज मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। और फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन को, जितने भी क्रिस्टलाइन के टाइप है उसको हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट, मेटालिक और मॉलिक्यूलर।
ठीक है। अब मैं तुम्हें यहां पर इस पेज पे मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा लिखवाने में। मैं यहां बता रहा हूं, तुम लोग घर से इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। समझ में आए ना? क्योंकि जितना टाइम लगेगा उससे आगे मेन मेन चीजें इधर अभी आगे आगे सब बेसिक बेसिक चीजें हैं कि क्रिस्टलाइन आयनिक क्या, इसमें क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि आयनिक क्या प्रॉपर्टीज बताओ और आयनिक का टाइप बताओ, कौन कौन से एग्जांपल आयनिक के। तो अगर वॉल्यूम लाए तो वॉल्यूम ओपन कर लो और ये आयनिक सॉलिड है। तो हालांकि जानते हो, तुम्हें बाद में घर पे लिख लेना है इसको, ठीक है। आयनिक सॉलिड है तो बताओ आयनिक सॉलिड अगर बनना है तो आयनिक सॉलिड के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? NaCl है। अब NaCl एक जो एग्जांपल ऑफ, अब आगे पढ़ाएंगे भी, NaCl कुछ इस तरह से होता है। NaCl में अगर स्ट्रक्चर देखा गया तो क्लोरीन सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, आगे सब आएगा। उसके बीच में सोडियम वाइड होता है, वैकेंट स्पेस होता है, उसके बीच में सोडियम ऑक्युपाई करता है। तो आगे हमें वाइड पढ़ना है, टेट्राइडल वाइड, ऑक्टाइडल वाइड, वो सब इंपॉर्टेंट हो ज्यादा पूछेगा। तो ये जो आयनिक बॉन्ड बना है केटाइन और एनाइन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। तो अगर फोर्स के बारे में बोलेगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हार्ड होता है, रिजिड होता है, ब्रिटल होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इलेक्ट्रिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में हार्ड होता है, हार्ड, रिजिड, ब्रिटल और हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बताओ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोलेंगे? NaCl do not conduct electricity in solid phase, but it conduct electricity in fused state या aqueous या molten, ठीक है। तो आयनिक वाला हो गया, लिख लोगे इसको। नेक्स्ट है कोवैलेंट। तो बताओ कोवैलेंट बॉन्ड, अच्छा इसमें एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? NaCl, जितना भी आयनिक है। अब नेक्स्ट है कोवैलेंट। तो कोवैलेंट बॉन्ड में पहले कोवैलेंट का एग्जांपल बताओ। डायमंड, सिलिका, SiO2। सिलिका याद है स्ट्रक्चर कैसे बनता है ना सिलिका का? SiO, होगा ना ये? तो ये लॉन्ग रेंज होता है। ये सिलिका क्या होगा? एक दूसरे से अटैच होते चले जाएंगे। इसमें अटैचमेंट पूरा डायमंड में है। डायमंड में क्या है? एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्ट होते चला जाता है। सिलिका में भी सिलिकॉन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कनेक्टेड होते चले जाते हैं, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो सिलिका, इसका एग्जांपल याद रखना, कोवैलेंट वाला एनसीईआरटी में भी दिया है और पूछता है कभी कभी। तो कोवैलेंट के एग्जांपल में डायमंड है, क्वार्ट्ज है, सिलिका है, लिखना नहीं है, घर से लिखना। और फास्फोरस है, ब्लैक फास्फोरस। और बोरॉन नाइट्राइड है, बोरॉन नाइट्राइड हार्ड होता है ना, बोरॉन नाइट्राइड है, बोरॉन फैमिली में पढ़े होंगे। अल्युमिनियम नाइट्राइड इज एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट, ठीक है। और ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिका SiO2, क्वार्ट्ज, और अल्युमिनियम नाइट्राइड और बोरॉन नाइट्राइड Bn, ये एग्जांपल याद रखना है। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, एक पेज पे ऐसे बना के दिया हुआ है। अब आते हैं, इसमें दो एटम के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? डायमंड और डायमंड में, कार्बन कार्बन में कौन सा फोर्स लगता है? कोवैलेंट बॉन्ड। फोर्स का नाम ही बॉन्ड, कोवैलेंट। तो दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड लगेगा। ये हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ब्रिटल होता है। और कुछ कुछ जो है जैसे ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। तो सब कुछ उसमें से, सबको एक तरह से नहीं देखेंगे कि जितना भी कोवैलेंट है सब हार्ड है। डायमंड तो बहुत हार्ड है, वहीं ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। इसमें से कुछ इंसुलेटर है, कुछ कंडक्टर है। जैसे अब डायमंड इज एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, वो इंसुलेटर है।
जबकि ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है। ये बात क्लियर, आयनिक और कोवैलेंट क्लियर। तो एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज हम जानते हैं नॉर्मल वे में जो प्रॉपर्टीज है, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, और अट्रैक्शन कौन सा लग रहा है। थर्ड हम बात करेंगे मेटालिक, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, जितना भी मेटल है सब मेटालिक सॉलिड है। तो मेटालिक सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन कौन सा लगता है, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। मेटल के केटायन, जैसे आयरन के केटायन, आयरन अपना आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, इसलिए तो मेटल में करंट फ्लो होता है ना। अब ये आयरन अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा। आयरन अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ये आयरन में कुछ ऐसा होता है। अब इस केटायन में और इस एनायन में अट्रैक्शन होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। नहीं कि मेटल और मेटल में लगने वाला बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। इस केटायन में और इलेक्ट्रॉन्स में लगने वाला फोर्स, अब ये जो इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, आयरन यहां से कनेक्ट हो जाएगा, तो सब कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो मेटल के केटायन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स को हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, और केटायन चार्ज के बीच में, 2 अपोजिट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो इसको हम बोलते हैं कर्नाल। अगर आयरन अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो उसका न्यूक्लियस प्लस जो और इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए उनको मिलाकर हम बोलते हैं कर्नाल। तुम्हें मेटालिक बॉन्ड में बताया था मैंने। तो कर्नाल और इसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स को हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। यहां लिखा हुआ मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड भी सही है, मतलब उसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। ये हार्ड होता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, ये तो हम जानते हैं। और कंडक्टर होता है। कंडक्टर होने का रीजन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स, सी इलेक्ट्रॉन्स इसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल के करंट फ्लो करवाते हैं। या फोटो इलेक्ट्रिक में हम यही यूज करते थे ना, जब सनलाइट पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर जाता है। या उसमें फोटो इलेक्ट्रिक में हमने ये थोड़े बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक्स में जो मेटल होता है अपना सीजियम, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, तो फिर आयनेशन एंथैल्पी में और एनर्जी लगने लगता है उसमें, तो सी इलेक्ट्रॉन्स निकल के सरफेस पे जाते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड में मेटल के केटायन और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज एग्जांपल याद है। एग्जांपल तुम 2 का याद रखना जरूर, कोवैलेंट का और मॉलिक्यूलर का। बाकी आयनिक का, मेटालिक का हमें समझ में आ जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर और सॉलिड, उसमें मॉलिक्यूलर में और कोवैलेंट में कंफ्यूजन होगा। तो लास्ट वन जो है वो है मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक ओ मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, दैट सॉलिड इज नोन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो एक सॉलिड ओ है जो पोलर मॉलिक्यूलर हो। तो मैं इसका एग्जांपल ध्यान में रखने का, और इसके एग्जांपल और साथ में टाइप, पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर, और एक ओ वाला मॉलिक्यूलर जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन। तो एक एग्जांपल बताओ जो सॉलिड पोलर हो। इसमें लिखा है HCl और SO2। मान लो HCl सॉलिड फेज में, मान लो Cl सॉलिड फेज, दोनों फेज में ला सकते हैं हम। SO2 सॉलिड फेज में, SO2 ऐसे गैस है, लेकिन हम सुने सॉलिड फेज में लाया, तो ये नहीं सोचना है कि SO2 गैस है सर, सॉलिड कैसे हो, उसको सॉलिडिफाइड किया गया। CO2 को भी सॉलिडिफाइड किया जाएगा, ड्राई आइस। तो SO2, अब SO2 पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है ना, मालूम है ना कैसे पोलर हो गया, ये पोलर है। तो एक पोलर और दूसरे SO2 के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा,
डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो पोलर, तो बोला जाएगा कि मॉलिक्यूलर पोलर सॉलिड में कौन सा फोर्स लगता है? मॉलिक्यूलर पोलर सॉलिड में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये ध्यान रखना, इसको कोवैलेंट में मत रख देना कि SO2 अगर सॉलिडिफाइड किया गया है तो ये कोवैलेंट के मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल नहीं, ये मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में पूछ रहा है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के नाम से जानेंगे, और पोलर है तो ये इसको ऐसे बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और इनके बीच में फोर्स डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, हाँ बोलो। क्या कुछ भी नहीं समझ में आपके? अरे पोलर कैसे डिसाइड? मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊं क्या? पोलर कब का डिसाइड हो गया है? पोलर मालूम है ना? मान लो तुम पोलर है, ये जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा ना, देखो यहां सल्फर है, ठीक है, और यहां ऑक्सीजन लगा हुआ, और यहां लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एक रख दो, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा और लोन पेयर अपने तरफ खींचता है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग किसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो चार्ज क्रिएट होगा ना, होगा ना चार्ज क्रिएट। तो चार्ज जहां क्रिएट होगा वो पोलर हो जाएगा। HCl पोलर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना, ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचा आएगा, इससे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह के चार्ज क्रिएट होने को बोलते हैं पोलर। केमिकल बॉन्डिंग पढ़े ना, आई पढ़ लो, ऑर्गेनिक आने वाला है, एक भी चीज समझ में नहीं आएगा। अब मैं केमिकल बॉन्डिंग थोड़े ना पढ़ाऊंगा, जैसे यहां बोल दिया ना पोलर है, वैसे बोल देंगे वहां पोलर है, उसमें भी आएगा पोलर नॉन पोलर सब उसमें भी आएगा। अल्कोहल, मिथेनॉल। अब देखो ध्यान से, इसमें ये सॉफ्ट होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट और लो बॉइलिंग पॉइंट, इंसुलेटर होता है ये। यहां इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लिखा हुआ नॉन पोलर। अब नॉन पोलर आयोडीन लेते हैं, आयोडीन सॉलिड फेज में होता है ना, नहीं याद है? फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसियस फेज में, ब्रोमीन लिक्विड फेज में, आयोडीन केम सॉलिड फेज में होता है। वैन डर वाल्स स्ट्रॉन्ग होता है, सब बताया हो, जाके देखोगे केमिकल बॉन्डिंग में भी लिखवाया हो कि आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड फेज बिकॉज दो आयोडीन के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा है? वैन डर वाल। क्योंकि आयोडीन कैसा है? पोलर या नॉन पोलर? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर है ना, क्योंकि ये सेम इलेक्ट्रॉन है, सेम एटम के बीच में चार्ज क्रिएट होगा क्या? नहीं, तो नॉन पोलर होगा। तो ये आयोडीन नॉन पोलर है और ये आयोडीन नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? वैन डर वाल लगेगा ना, वैन डर वाल। और वैन डर वाल किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है ना। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन में फोर्स ज्यादा लगेगा या आयोडीन आयोडीन में फोर्स ज्यादा लगेगा? आयोडीन में, क्योंकि यहां भी वैन डर वाल, यहां भी वैन डर वाल, तो यहां वैन डर वाल स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सॉलिड फेज में होता है और ये गैसियस फेज में होता है। जबकि क्लोरीन और क्लोरीन में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल नहीं लगता है, ये भी गैसियस फेज में है। अब ब्रोमीन का मास बढ़ गया, तो इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन में मास बढ़ने की वजह से वैन डर वाल भी बढ़ गया, वैन डर वाल बढ़ने की वजह से ये लिक्विड फेज में आ गया। यहाँ आयोडीन का मास और बढ़ गया, तो मास बढ़ गया मतलब वैन डर वाल और स्ट्रॉन्ग हो गया, और स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसमें ये सॉलिड फेज में आ जाता है। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट इन gaseous phase where bromine exists in liquid phase and iodine exists in, so iodine is an example of non-polar molecular solid, non-polar molecular solid। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बोलेंगे वैन डर वाल। तो एग्जांपल और भी है P4 फास्फोरस, फास्फोरस भी सॉलिड फेज में होता है, तो P4 इज ए एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर। P4 भी क्या है? नॉन पोलर है ना,
तो नॉन पोलर और नॉन पोलर। अब इसमें F2 भी लिखा, हालांकि F2 गैसियस फॉर्म में, लेकिन लिखने का मतलब वो सॉलिडिफाइड किया गया होगा। S8 सल्फर, S8 इज ए एग्जांपल ऑफ सल्फर सॉलिड फेज में होता है। तो S8 नॉन पोलर है, S8 नॉन पोलर है ना, सेम एटम तुम्हें कहीं भी मिलेगा तो नॉन पोलर बोल देना। Cl2, Bi2, F2, H2O2, N2, S8, P4 सब नॉन पोलर है, सेम एटम वाला कभी भी नॉन पोलर बोल देना। तो इनके बीच में जो लगेगा वो है नॉन वैन डर वाल्स फोर्स, और ये एग्जांपल है नॉन पोलर के। सॉफ्ट होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट, इंसुलेटर ये भी है। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल बताओ, आइस, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बायोम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक में आएगा। ग्लूकोज के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। और अमोनिया, अमोनिया सॉलिडिफाइड में रखा गया है, तो अमोनिया के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है मालूम है ना? अमोनिया, HF, वाटर, ग्लूकोज, ये सब जितने भी है वो सब क्या है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट अब हाइड्रोजन बॉन्ड तुम जानते हो। तो अगर आएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। और उनके कंपेयर में, मतलब बाकी पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग कौन होगा? हाइड्रोजन। ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ। उसके बाद आएगा डाइपोल, डाइपोल, और उसके बाद आएगा वैन डर वाल्स। वैन डर वाल्स सबसे वीक होता है। तो इनमें इसका थोड़ा सा हार्डर देन फर्स्ट एंड टू लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हार्डर होगा ही, और ये भी इंसुलेटर होता है सॉलिड फेज में। तो ये टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको लिख लेना। और एग्जाम्पल, इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम्पल ध्यान रखना। जहां तक प्रॉपर्टीज की बात है, इसमें मेन तुम्हें इस पे फोकस करना है और इस पे फोकस करना है, बाकी ये तुम जानते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड है, तो अब यहाँ पर डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में यहाँ अलग कम दिया हुआ है। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़े ना ऑलरेडी। डायमंड में कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन, सॉरी, एक कार्बन कितने से अटैच होता है? 4 कार्बन से। हाइब्रिडेशन क्या होगा? करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है? हीट, हीट भी नहीं करता है? हीट बहुत अच्छा से फ्लो करता है। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही ग्रेफाइट, जो तीसरा बार आ गया ग्रेफाइट और डायमंड। एक बार केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हूं, मुझे याद है पढ़ाया हूं, क्योंकि वहां हाइब्रिडेशन पूछा जाता है डायरेक्ट डायमंड का, तो समझ में नहीं आता डायमंड का फॉर्मूला क्या है। डायमंड का फॉर्मूला क्या होगा? केवल कार्बन है। ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या है? केवल कार्बन है। उसमें हाइब्रिडेशन पूछता है तो उस समय 11 का स्टूडेंट पूछता है कि सर डायमंड का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्रेफाइट में हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2 होता है ना। यहाँ ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में पढ़ना है। बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट। ठीक है, तो इसको लिख लेना। अब आगे जो लिखा हुआ है महत्व, ये सब पढ़ाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ सब मेन चैप्टर अब स्टार्ट होगा, वो कल से स्टार्ट करेंगे। यहां तक इंट्रोडक्शन था कि सॉलिड का टाइप क्या है, क्रिस्टलाइन का टाइप क्या है, और क्रिस्टलाइन में क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का सॉलिड के 2 टाइप, और क्रिस्टलाइन के कितने टाइप? तो क्रिस्टलाइन के 4 टाइप। 4 टाइप में एग्जांपल। यहां तक मैंने इंट्रोडक्शन, सॉलिड का एक इंट्रोडक्शन है। कल से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मेन, कि कल सब मेन केवल क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ेंगे। एटम कहाँ कहाँ होते हैं, लैटिस पॉइंट क्या होता है, जब एटम को कट किया जाता है तो कौन सा शेप निकलता है, ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस का डायमेंशन याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम केवल क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे। एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, फेस पे, बॉडी में,
बीसीसी आएगा, एफसीसी आएगा, एससीसी आएगा, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने एटम से टच किया हुआ है, कौन डायगोनल पे है, कितना दूर पे है, ये सारा चीजें कल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी टाइम है। थैंक्स टू ऑल।